lecture. So in today's session we are going to discuss rural banking December 2022 recollected question and answer. यानी दोस्तों दिसंबर 2022 में जो रूरल बैंकिंग की परीक्षा हुई थी उसमें क्या सवाल पूछे गए थे आइए देखते हैं। बेसिकली इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि आप अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाएँ। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, आपको एक आइडिया मिलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों रूरल बैंकिंग का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूमनस है, तो इस पार्टिकुलर वीडियोज़ के माध्यम से आप अपने प्रिपरेशन को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को पहले क्वेश्चन के साथ। कौन सी कमेटी की रिस्पॉन्सिबल है कि वो पीरियोडिक रिव्यू कंडक्ट करती है। सो फ्रेंड्स पूछा जा रहा है आपसे सवाल कि कौन सी कमेटी पीरियोडिक रिव्यू कंडक्ट करती है क्रेडिट पोर्टफोलियो का बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भारत में। एलडीएम, डीआरसीसी, टेक्निकल कमेटी, एसएलबीसी, क्रेडिट रिव्यू कमेटी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, क्रेडिट रिव्यू कमेटी। देखिए दोस्तों क्रेडिट रिव्यू कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पीरियोडिक रिव्यू क्रेडिट पोर्टफोलियो कंडक्ट करती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। ये क्वालिटी रिव्यू करती है क्रेडिट पोर्टफोलियो का, पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करती है। अब देखिए एलडीएम का फुल फॉर्म क्या है। एलडीएम है लैंड यूज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मॉडल, जो कि रिकमेंडेशन है जो कि गार्डियल कमेटी ने दिया था, ठीक है। फिर दोस्तों डीआरसीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट रूरल क्रेडिट सेल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स को और रूरल एंटरप्रेन्योर को। टेक्निकल कमेटी दोस्तों बहुत सारी कमेटीज अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है। एसएलबीसी होता है स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। तो आप एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन समझ रहे हैं। एसएलबीसी क्या होता है, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेगा हर एक स्टेट में। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट तेंदुलकर कमेटी के बारे में इनकरेक्ट है। पहला कह रहा है कि तेंदुलकर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया ताकि मेथोडोलॉजी कैसे आप प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं इसको रिव्यू करें। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये जो कमेटी है इसने रिकमेंड किया एक नया प्रॉपर्टी लाइन बेस्ड ऑन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि तेंदुलकर का जो प्रॉपर्टी लाइन था वो प्रीवियस प्रॉपर्टी लाइन से हायर था। फोर्थ कह रहा है कि तेंदुलकर कमेटी को अपॉइंट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। पांचवा पॉइंट कह रहा है कि तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था 2014 में। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ई कि तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट और पब्लिश 2014। ये गलत है, जरा देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए दोस्तों तेंदुलकर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि मेथोडोलॉजी को रिव्यू कर सके फॉर मेजिंग प्रॉपर्टी इन द कंट्री। कमेटी को अपॉइंट किया गया प्लानिंग कमीशन के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपॉइंट नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ गलत है क्योंकि इसको कमेटी को प्लानिंग कमीशन ने इस्टेब्लिश किया था। कमेटी ने रिकमेंड किया था दोस्तों नया प्रॉपर्टी लाइन बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड। तो कहने का मतलब कि ABC ऑप्शन करेक्ट है, डी और ई दोनों गलत है। चलिए उसके बाद दोस्तों क्योंकि ये रिपोर्ट 2005 में आया था और इसको अपॉइंट किया गया था, ये कमेटी अपॉइंट किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसे अपॉइंटमेंट नहीं किया था। तो इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है दोस्तों, कमेटी से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेटी को जरूर देखे जाइए दोस्तों। अच्छा उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है आपका कि व्हाट इज़ डिस्ट्रेस वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एसेट इन अ डिस्ट्रेस सिचुएशन। बी कर रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन एसेट इन अ हेल्दी मार्केट सिचुएशन। सी कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ एसेट इन अ स्टेबल मार्केट सिचुएशन। डी कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ एसेट एट एनी टाइम परचेज। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एसेट इन अ डिस्ट्रेस सिचुएशन। एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। डिस्ट्रेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि मिनिमम वैल्यू किसी एसेट का जो कि रियलाइज होगा डिस्ट्रेस सिचुएशन में, जैसे मान लीजिए बैंकरप्सी, लिक्विडेशन, फोरक्लोजर। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों एसेट जो है अपने फेयर मार्केट वैल्यू को फेचअप नहीं कर पाएगा और जो एक्चुअल वैल्यू रियलाइज होगा वो बहुत कम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एसेट का जो सेल होगा वो फोर्स्ड होगा और सेलर के पास लिटिल बार्गेनिंग पावर होगा। ऑप्शन बी कर रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसेट इन अ हेल्दी मार्केट कंडीशन। ये इनकरेक्ट है क्योंकि दोस्तों ये पीक वैल्यू बताया जा रहा है। फिर ऑप्शन सी कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ एसेट इन अ स्टेबल मार्केट सिचुएशन। ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि दोस्तों ये रेफर कर रहा है वैल्यू ऑफ एन एसेट इन अ नॉर्मल और नॉन डिस्ट्रेस सिचुएशन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी डू नॉट हैव अ कमोडिटी बोर्ड इन इंडिया। सो फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक सैम्पल शेयर करता हूं हमारे MCQs का। हमारे चैनल पे दोस्तों रूरल बैंकिंग के हर एक यूनिट के कंटेंट अवेलेबल है। जैसे ये देखिए MCQ का PDF है, इसमें दोस्तों कुल मिलाकर 118 पेजेस हैं और प्रत्येक पेज में 1 से 2 MCQs हैं, यानी ओवरऑल आपको 200 से 250 MCQ मिलेगा एक यूनिट पे, जो कि सारी चीज़ों को कवर कर रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगा ताकि अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को आप ऑरिएंट कर सकें। दोस्तों यदि आपको इस तरह की थ्योरी PDF चाहिए, MCQs PDF चाहिए तो आप अवेल कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी कंटेंट ऑफ रूरल banking as the syllabus has been completed.
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को कंटिन्यू करते हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे कि कौन से कमोडिटी का कम्युनिटी बोर्ड नहीं है? टी, कॉफ़ी, रबर, स्पाइस। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पाइस। देखिए, कम्युनिटी बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो कि सरकार के द्वारा सेटअप किया जाता है ताकि रेगुलेट कर सके और प्रमोट कर सके प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग ऑफ बहुत सारे एग्रीकल्चर कमोडिटीज। तो टी, कॉफ़ी और रबर जो तीन मेजर कमोडिटी है भारत में, इनका कम्युनिटी बोर्ड है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। लेकिन दोस्तों कोई कम्युनिटी बोर्ड नहीं है स्पाइस के द्वारा। स्पाइस एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी है कंट्री में, लेकिन दोस्तों रेगुलेट किया जा रहा है दूसरे बॉडीज के द्वारा, जैसे स्पाइस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी APED है। सो देखिए, ये सब चीज़ मैंने अपने वीडियो लेक्चर में समझाया है एक चीज़ों को, तो वही मैं आज आपको क्विक रिविजन के माध्यम से इस दोस्तों क्वेश्चन बैंक के माध्यम से समझा रहा हूँ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है कोर स्कीम के बारे में इनकरेक्ट है? पहला है कि कोर बोर्ड ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करते हैं कोर स्कीम को ताकि प्रमोट कर सके कोर इंडस्ट्री इन द कंट्री। दूसरा है कि ये स्कीम प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द एंटरप्रेन्योर फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू कोर यूनिट एंड मॉडर्नाइजिंग एग्जिस्टिंग यूनिट। सी कर रहा है कि द स्कीम ऑफर सब्सिडीज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट एंड मशीनरी। डी कर रहा है कि मैक्सिमम एडवांस लिमिट जो है स्कीम के अंदर वो 10 लाख का है। ई कर रहा है कि ये स्कीम का मेन एम है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे रूरल इंडिया में। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कि मैक्सिमम एडवांस जो लिमिट है ये गलत है दोस्तों, इनकरेक्ट पूछ रहा है। देखिए, कोर स्कीम एक सरकार का स्कीम है जो कि इसका एम है कि कोर इंडस्ट्री को प्रमोट करें। कोर बोर्ड ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल होती है इंप्लीमेंट करने के लिए स्कीम को। दोस्तों ये स्कीम प्रोवाइड करता है सब्सिडीज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ए, बी, सी और ई तो करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। जो मैक्सिमम एडवांस लिमिट कोर स्कीम के अंदर है वो 50 लाख है, 10 लाख नहीं है। ये स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है एंटरप्रेन्योर को मार्जिन मनी के फॉर्म में, वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन के फॉर्म में। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मार्जिन मनी जो कि एडवांस किया जाता है स्कीम के अंदर वो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% होगा, मैक्सिमम 50 लाख होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यहाँ पे इनकरेक्ट है। FIAS का क्या फुल फॉर्म है? इन कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑथराइजेशन एंड सुपरविजन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट असेसमेंट एंड सर्विलेंस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस सर्विस, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड एसेट सिक्योरिटी। बताइए FIAS का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी असेसमेंट एंड सर्विलेंस, यानी फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी असेसमेंट एंड सर्विलेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। FIAS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी असेसमेंट एंड सर्विलेंस, जो कि एक इनिशिएटिव है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ताकि स्ट्रेंथन कर सके सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन इंडिया, यानी NBFCs के सुपरविजन और रेगुलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। FIAS प्रोग्राम का एम ये है कि हम रिस्क बेस्ड सुपरविजन ऑफ NBFC को इंप्रूव करें और इंश्योर करें कि वो प्रूडेंशियल नॉर्म से कंप्लाई करेगा। दोस्तों और भी देखिए फाइनेंशियल नेक्स्ट क्या है उसको एक बार देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FI Tier 1 कैपिटल क्या होता है और कितना मैक्सिमम कंसंट्रेशन अलाउड अंडर बेसल 3 फ्रेमवर्क फॉर इंडियन बैंक। पहला ऑप्शन कर रहा है कि FI Tier 1 कैपिटल के अंदर इक्विटी कैपिटल आता है और डिस्क्लोज रिजर्व आता है और मैक्सिमम कंसंट्रेशन 40% अलाउड है। बी कर रहा है कि FI Tier 1 कैपिटल के अंदर इक्विटी कैपिटल और नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंशियल परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर आता है और मैक्सिमम कंसंट्रेशन 20% अलाउड है। सी कर रहा है कि FI Tier 1 कैपिटल के अंदर इक्विटी कैपिटल और सबऑर्डिनेट डेब्ट आता है और मैक्सिमम कंसंट्रेशन 25% अलाउड है। और डी कर रहा है दोस्तों FI Tier 1 कैपिटल के अंदर इक्विटी कैपिटल या दूसरे इनोवेटिव कैपिटल इंस्ट्रूमेंट आते हैं और मैक्सिमम कंसंट्रेशन 30% है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, FI Tier 1 कैपिटल के अंदर इक्विटी कैपिटल और नॉन कम्युनिटी परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर आता है और जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो 20% है। यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी एंटिटी में लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रिपोर्ट करते हैं, कौन सी एंटिटी को LDM रिपोर्ट करते हैं? HLCC, SBI, RBI, NABARD। सही जवाब है दोस्तों HLCC, यानी लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी DLBC को रिपोर्ट करते हैं, जो कि रिपोर्ट करते हैं SLBC को, जो कि रिपोर्ट करते हैं हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी को। तो ये ऑर्डर होता है, समझे। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं वो DLBC के पास जाते हैं, DLBC जो है SLBC के पास और SLBC जो है HLCC के पास। तो आप देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ लीजिए, एक्सप्लेनेशन से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि इनमें से कौन सा वाइल्ड सिल्क है और एक सिल्क का कल्टिवेटेड वैरायटी नहीं है? तुषार, मलबेरी, एरी, मूंगा। तो आपने सिल्क के बारे में पढ़ा होगा तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, मूंगा। देखिए सिल्क एक नेचुरल फाइबर है जो कि कोकून के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है सर्टेन सिल्क फार्म से। 4 मेजर टाइप ऑफ सिल्क प्रोड्यूस होते हैं भारत में, मलबेरी, तुषार, एरी और मूंगा। मलबेरी सिल्क मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस सिल्क है और ऑब्टेन किया जाता है डोमेस्टिकेटेड सिल्क फार्म बॉम्बिक्स मोरी के कोकून से। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है सेल्फ ग्रुप के बारे में? मीटिंग, सेविंग, लोन, रिकवरी, नन। दोस्तों सही जवाब है इसका ई, नन। दोस्तों सेल्फ हेल्प ग्रुप एक फॉर्मल ग्रुप होता है 10 से 20 लोगों का। इसमें मनी सेव किया जाता है, फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्डअप किया जाता है, क्रेडिट एक्सेस किया जाता है। तो मीटिंग करेक्ट है, सेविंग करेक्ट है क्योंकि SHG का प्राइमरी फोकस होता है कि अपने मेंबर को इनकरेज करें कि पैसा सेव करें। लोन भी करेक्ट है क्योंकि SHG क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं मेंबर को। रिकवरी भी करेक्ट है क्योंकि SHG का हाई रेट ऑफ लोन रिकवरी होता है। फिर दोस्तों ई, नन ऑफ स्टेटमेंट ये सही है यहाँ पे। चलिए
तो उसके बाद दोस्तों अब देखिए सिल्क के बारे में देख लीजिए। तुषार सिल्क को वाइल्ड सिल्क भी कहा जाता है, फिर एडी सिल्क को अहिंसा सिल्क कहा जाता है, मुगा सिल्क को गोल्डन सिल्क कहा जाता है। ठीक है, तो वाइल्ड सिल्क में आपका हो जाएगा तुषार सिल्क। अब एक्चुअली में दोस्तों इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, गलती से डी लिखा गया है, प्लीज़ करेक्ट इट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि टारगेट अप्रोच किस सेक्टर के लिए है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, एमएसएमई के लिए, CKCC के लिए यानी KCC के लिए और नन ऑफ द अबव। दोस्तों सही जवाब है कि टारगेट अप्रोच प्राइमरली है एमएसएमई के लिए। तो टारगेट अप्रोच एक क्रेडिट डिलीवरी स्कीम है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया RBI के द्वारा, ताकि इंश्योर करे कि क्रेडिट फ्लो जो प्राइवेट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है। तो दोस्तों एमएसएमई की फोकस एरिया है टारगेट अप्रोच के अंदर। बैंक को कुछ 13% ऑफ टोटल एडवांस एमएसएमई को लैंड करना होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक तरह का बैंक एडवांस है जो कि कंसिडर किया जाता है विदाउट रिस्क, डायरेक्ट एडवांस, गवर्नमेंट स्कीम एडवांस, SHG एडवांस, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम एडवांस। ये तरह का बैंक एडवांस है जिसको बनाया जाता है बिना किसी रिस्क का। और यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन हियर, एक्सप्लेनेशन इन डिटेल हैव बीन प्रोवाइडेड इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ताकि आपको बुक का कंटेंट नहीं पढ़ना पड़े, आप यहीं से कंटेंट समझ लें। दोस्तों पूछा जा रहा है कि क्या एलिजिबिलिटी है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को अवेल करने के लिए अंडर PMJDY स्कीम, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर आपको OD लिमिट चाहिए, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला है कि अकाउंट के पास एक्टिव अकाउंट होना चाहिए 6 महीने के लिए, अकाउंट का बैलेंस कम से कम 10,000 होना चाहिए अकाउंट में, अकाउंट होल्डर जो है सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट हिस्ट्री हो, अकाउंट होल्डर इंश्योरेंस स्कीम में इनरोल हो। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कि देखिए OD स्कीम के लिए 6 महीना कम से कम आपका एक्टिव अकाउंट होना चाहिए। अब देखिए PMJDY यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, इसके बारे में आप डिटेल यहाँ पढ़ सकते हैं। प्लीज़ गो थ्रू दिस टेक्स्ट, दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व। मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए किसी और फॉर्म में तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इसके बारे में डिटेल यहाँ दी गई है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मेडिकल स्कीम है जिसका एम है कि हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करेंगे रूरल एरिया में, आप भारत के रूरल एरिया में। NRHM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, RSHM यानी राष्ट्रीय सुरक्षा हेल्थ मिशन, एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका सही जवाब है कि हेल्थ केयर सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए NRHM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एक मेडिकल स्कीम है जो कि हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करता है रूरल एरिया में। डिटेल एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। काइंडली गो थ्रू दिस स्लाइड्स, दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ यू आस्क। RSHM क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा हेल्थ मिशन। दोस्तों नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का मेन पर्पस क्या है, टू वैक्सीनेट चिल्ड्रंस अगेंस्ट 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस, टू ट्रेन हेल्थ केयर वर्कर ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इम्यूनाइजेशन, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फैमिलीज विद चिल्ड्रन इन मेडिकल केयर। सही जवाब है दोस्तों इंद्रधनुष प्रोग्राम का मेन एम है कि चिल्ड्रन को वैक्सीनेट करना अगेंस्ट 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डिटेल जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2014 में स्कीम लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर और माइनर इरिगेशन के डिफरेंस क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मेजर इरिगेशन का मतलब इरिगेशन स्कीम जहाँ पे कमांड एरिया 10,000 हेक्टेयर से ऊपर है, जबकि माइनर इरिगेशन का कमांड एरिया 10,000 हेक्टेयर से कम है। मेजर इरिगेशन का सरफेस इरिगेशन सिस्टम होता है, माइनर इरिगेशन ग्राउंड वाटर इरिगेशन सिस्टम होता है। मेजर इरिगेशन गवर्नमेंट मैनेज इरिगेशन स्कीम के अंदर होता है, जबकि माइनर इरिगेशन दोस्तों प्राइवेटली मैनेज स्कीम के अंदर होता है। मेजर इरिगेशन बेसिकली स्कीम होता है जो कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट फंड करती है, जबकि माइनर इरिगेशन स्कीम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। मेजर इरिगेशन दोस्तों मतलब इरिगेशन स्कीम है जिसका कमांड एरिया 10,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है, जबकि माइनर इरिगेशन स्कीम का कमांड एरिया 10,000 हेक्टेयर से भी कम है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर को कंसीडर किया जाएगा जब भी आप SDI को कैलकुलेट करेंगे। SDI क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, GDP, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन एरिया ऑफ स्कूलिंग, इनकम इनइक्वालिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑल ऑफ द अबव। तो SDI एक मेजर होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का जिसमें 3 डायमेंशन को ध्यान रखा जाता है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। तो 3 इंडिकेटर को यूज़ किया जाता है दोस्तों। करने का मतलब कि हेल्थ भी देखना है आपको, इनकम भी देखना है और एजुकेशन भी देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, डेप्रिवेशन इंडेक्स एक टूल होता है जिसे आप लेवल ऑफ डेप्रिसिएशन मेजर कर सकते हैं किस एरिया में, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। तो डेप्रिवेशन इंडेक्स एक टूल होता है दोस्तों। ये सभी चीज़ मैंने अपने वीडियो लेक्चर में समझाए हैं इन आवर वीडियो लेक्चर एंड इन आवर PDF ऑल्सो, ऑल दिस थिंग हैव बीन गिवन, so you can take help of those PDF. तो for more detail you can WhatsApp your number shown on the screen. So डेप्रिवेशन इंडेक्स एक टूल होता है जिसको यूज़ किया जाता है कि लेवल ऑफ डेप्रिवेशन को मेजर करने के लिए अलग अलग एरिया में। ये इंडेक्स दोस्तों रेंज ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर पे बेस्ड होता है। स्पेसिफिक इंडिकेटर जिसको यूज़ करते हैं डेप्रिवेशन इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे और स्टडी के गोल पे। दोस्तों पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर को यूज़ किया जाता है ताकि आप EMI प्रॉब्लम को कैलकुलेट कर सकें लोन रिपेमेंट में, इंटरेस्ट रेट, लोन अमाउंट, लोन टेन्योर, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। यानी EMI का मतलब होता है इक्विटी मंथली इंस्टॉलमेंट। आपको यहाँ पे PX फैक्टर, दोस्तों PX फैक्टर के बारे में पूछा गया था कि PX फैक्टर एक मेजर होता है बोरोवर की एबिलिटी को कि वो लोन को रिपे करवाएगा कि नहीं कर पाएगा। प्लीज रिमेंबर दिस PX फैक्टर। PX फैक्टर क्वेश्चन वाज आस्क्ड।
पीएस फैक्टर किसी से रिलेटेड है, याद रखिएगा ईएमआई से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्कीम है जो कि रिफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रूरल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन को कि वो एग्रीकल्चर को फाइनेंस करे और रूरल डेवलपमेंट को फाइनेंस करे एक्टिविटीज भारत में। एनआरएलएम, आरआईडीएफ, एसएफएमसी, पीआरआईसी, नन ऑफ देखो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी आरआईडीएफ। ठीक है, तो नबार्ड ने दोस्तों नबार्ड एक डेवलपमेंट डीएफआई है जो कि क्रेडिट प्रोवाइड करती है, दूसरे फाइनेंशियल प्रोवाइड करती है। तो एक की फंक्शन है नबार्ड का कि रिफाइनेंस, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आरआईडीएफ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम है जो कि रिफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। दोस्तों ये था हमारा 20 क्वेश्चन का सेट। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे पास 200 क्वेश्चन का सेट्स है हमारे पास दोस्तों। पिछले 3 साल का रूरल बैंकिंग का पेपर का कलेक्शन है, मैं आपको वीडियोस वाइज लाऊंगा। यदि आप चाहते हैं दोस्तों इस तरह के वीडियोस को तो काइंडली लाइक द लेक्चर, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट यस वी वांट सच टाइप। सॉइल टाइप इज द मोस्ट फर्टाइल। दोस्तों सॉइल टाइप जरूर देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि एल्फिसॉल, दूसरा है वर्टिसॉल, तीसरा है एल्यूवल सॉइल, चौथा है लेटराइट सॉइल। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा सॉइल टाइप सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर है एल्फिसॉल। सो प्लीज़ रिमेंबर, तो आपसे यदि पूछा जाए कि कौन सा सॉइल टाइप सबसे ज़्यादा फर्टाइल है तो आंसर है एल्फिसॉल। वर्टिसॉल, एल्यूवल सॉइल, लेटराइट सॉइल, इन तीनों से सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी है एल्फिसॉल में। सो एल्फिसॉल के बारे में डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सॉइल टाइप है जो कि करेक्टराइज किया जाता है हाई लेवल ऑफ क्ले एंड इज प्रोन टू क्रैकिंग। दोस्तों ये सॉइल टाइप जरूर देख के जाइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज करेक्टराइज बाय हाई लेवल ऑफ क्ले एंड इज प्रोन टू क्रैकिंग। बताइए कौन सा सॉइल टाइप है जिसमें सबसे ज़्यादा क्ले का लेवल रहता है, मात्रा रहता है और उसमें क्रैकिंग होने की भी संभावनाएं रहती हैं। ऑप्शन ए का रहा है एल्फिसॉल, बी का रहा है वर्टिसॉल, सी का रहा है एल्यूवल सॉइल, डी का रहा है लेटराइट सॉइल। दोस्तों इसका सही जवाब है वर्टिसॉल। प्लीज़ रिमेंबर, ध्यान दीजिएगा, एल्फिसॉल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है जबकि आपका वर्टिसॉल में सबसे ज़्यादा हाई लेवल ऑफ क्ले होता है और क्रैकिंग से भी सबसे ज़्यादा प्रोन होता है हमारा वर्टिसॉल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट टू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसको एमएसपी कहते हैं हम लोग, आप जानते होंगे एमएसपी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। तो एमएसपी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन ए कर रहा है कि ये एमएसपी का पहला ऑप्शन कर रहा है कि फार्मर को अपने प्रोड्यूस का फेयर प्राइस मिले, बी कर रहा है कि एग्रीकल्चर क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना, सी कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ फूड फॉर कंज्यूमर को घटाना और डी कर रहा है कि एग्रीकल्चर मार्केट को स्टेबलाइज करना। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक मेन मकसद है ये इंश्योर करना कि फार्मर को अपने प्रोड्यूस का फेयर प्राइस मिले। सो फ्रेंड्स, यदि आपको रूरल बैंकिंग के लिए इफ़ यू नीड 100+ MCQs फ्रॉम ईच यूनिट एंड ऑलमोस्ट 2000 MCQs फ्रॉम 20 यूनिट्स, यू कैन ऑफर आवर पेड MCQs प्लान। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हर एक यूनिट के PDF बना के रखे हैं मैंने, जिसमें जितने पॉसिबल MCQs हैं सब के सब कवर्ड हैं। और दोस्तों यदि आप इन सभी MCQs को 1-2 बार रिवाइज करके जाएंगे, निश्चित रूप से आपको रूरल बैंकिंग में 50+ मार्क्स आएगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है। इफ़ यू कवर ऑल दिस MCQs in each PDF you will get 100+ MCQs from each unit and overall there are 20 units, so there are 2000 MCQ। यदि आप इस 2000 MCQ को 1 से 2 बार रिपीट कर लेते हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से आपका रूरल बैंकिंग में पेपर में आराम से आप इसे 50+ स्कोर कर पाएंगे। यदि यू आर इंटरेस्टेड टू गेट सच मटेरियल, प्लीज़ फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं हम अपने डिस्कशन को। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम, इनमें से कौन सा गवर्नमेंट स्कीम है जो कि प्रोवाइड करता है क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस टू द मासेस। बताइए क्वालिटी मेडिसिन कौन सा स्कीम प्रोवाइड करता है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम। ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन था। इसमें देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लिखा हुआ है और कॉलम बी में लिखा हुआ है कि प्रोवाइड्स फ्री LPG कनेक्शन टू पुअर हाउस होल्ड। फिर नेक्स्ट है अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे अमृत कहते हैं। कॉलम बी में लिखा है एम टू प्रोवाइड बेसिक सिविल एम्यूनिटीज टू अर्बन एरिया। दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या है। ऑब्वियसली बात है सही लगाया गया है कि PMUY जो है फ्री LPG कनेक्शन प्रोवाइड करता है पुअर हाउस होल्ड को, और अमृत जो है ये बेसिक सिविक एम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अर्बन एरिया में। तो दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रिकमेंडेशन नहीं था मालेगांव कमेटी का। बताइए मालेगांव कमेटी का कौन सा रिकमेंडेशन नहीं था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कर रहा है कि एक सेपरेट कैटेगरी बनाना NBFC का जो कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में ऑपरेट हो, जिसे हम लोग NBFC MFI डिजिग्नेट करें। बी कर रहा है कि नंबर ऑफ MFI को लिमिट करें जो कि सिंगल बॉरोवर को लैंड कर सकते हैं। सी कर रहा है कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को इस्टेब्लिश करना, और डी कर रहा है कि कोलेट्रल कितना चाहिए माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए उसके अमाउंट को इंक्रीज करना।
बताइए मालेगांव कमेटी का क्या रिकमेंडेशन नहीं था? दोस्तों सही जवाब है इनमें से ऑप्शन नंबर डी। मालेगांव कमेटी ने रिकमेंड ये नहीं किया था कि हम कोलेटरल बढ़ाएं, जो कि माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए रिक्वायरमेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? BCR यानी बेनिफिट कॉस्ट रेशियो और IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बीच में रिलेशनशिप का। बताइए बेनिफिट कॉस्ट रेशियो और IRR के बीच में रिलेशनशिप का कौन सा सही स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए कर रहा है कि BCR एंड IRR आर ऑलवेज इक्वल, बी कर रहा है कि BCR इज ऑलवेज ग्रेटर देन IRR, सी कर रहा है कि BCR इज ऑलवेज लेस देन IRR, डी कर रहा है कि BCR एंड IRR आर नॉट नेसेसरी रिलेटेड। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। BCR और IRR रिलेटेड नहीं है। BCR मेजर होता है क्या रेशियो है बेनिफिट का कॉस्ट के साथ, और IRR मेजर है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो प्रोजेक्ट का हाई BCR हो सकता है और लो IRR हो सकता है एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ड डेफिनेशन है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का? ऑप्शन ए कर रहा है कि जिस डिस्काउंट रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो किसी प्रोजेक्ट का, बी कर रहा है कि जो हमारा रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे एनुअल रेट ऑफ रिटर्न होता है, सी कर रहा है कि टोटल बेनिफिट ऑफ ए प्रोजेक्ट टू द टोटल कॉस्ट का रेशियो, डी कर रहा है कितना समय लगेगा एक इन्वेस्टमेंट को खुद के लिए पे करने का। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक डिस्काउंट रेट होता है जहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट का जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है मालेगांव कमेटी के बारे में? बताइए मालेगांव कमेटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला ऑप्शन कर रहा है कि मालेगांव कमेटी को सेटअप किया गया था RBI के द्वारा 2010 में ताकि मैटर और कंसर्न को समझ सके माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का। बी कर रहा है कि मालेगांव कमेटी ने पता लगाया कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर एक नंबर ऑफ प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, जिसमें हाई इंटरेस्ट रेट, कोर्सिव रिकवरी प्रैक्टिसेस एंड लैक ऑफ फोकस ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। सी कर रहा है कि मालेगांव कमेटी ने रिकमेंड किया कि बहुत सारा रिफॉर्म्स लाया जाए माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में, जिसमें कैप आना चाहिए इंटरेस्ट रेट पे, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पे फोकस होना चाहिए, एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना चाहिए सेक्टर के लिए। और डी कर रहा है कि मालेगांव कमेटी रिपोर्ट को RBI ने एक्सेप्ट किया और बहुत सारे रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया गया है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इन्होंने सारे मालेगांव कमेटी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे कि RBI ने इस पर एग्री नहीं किया कि हम इंटरेस्ट रेट कैप करेंगे 20% पे, लेकिन RBI एग्री किया कि हम बहुत सारे अदर रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए, तो इसको RBI ने एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि KCC के बारे में और RB गुप्ता कमेटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन ए कर रहा है कि KCC स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन 1998, बी कर रहा है दोस्तों कि RB गुप्ता कमेटी रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ KCC स्कीम, सी कर रहा है KCC स्कीम इज अ क्रेडिट स्कीम फॉर फार्मर, डी कर रहा है KCC स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेड बाय NABARD नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, RB गुप्ता कमेटी ने रिकमेंड नहीं किया था KCC स्कीम के रिकमेंडेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है 73rd अमेंडमेंट एंड द ग्राम पंचायत? बताइए ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज सिस्टम का 73rd अमेंडमेंट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला 73rd अमेंडमेंट 1992 में पास हुआ। दूसरा 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है पंचायती राज सिस्टम को। तीसरा ग्राम पंचायत लोएस्ट टियर है पंचायती राज सिस्टम का। चौथा ग्राम पंचायत रिस्पॉन्सिबल है विलेज के डेवलपमेंट का। दोस्तों बताइए 73rd अमेंडमेंट के बारे में क्या सही नहीं है? दोस्तों सही जवाब है इसका 73rd अमेंडमेंट वाज पास्ड इन 1992, दिस इज रॉन्ग। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? हर खेत को पानी एंड पर ड्रॉप मोर क्रॉप इनिशिएटिव ऑफ PMKSY। पहला द हर खेत को पानी इनिशिएटिव टू एम टू प्रोवाइड इरिगेशन वाटर टू एवरी फार्म इन द कंट्री। बी कर रहा है कि द पर ड्रॉप मोर क्रॉप इनिशिएटिव एम टू प्रोवाइड वाटर यूज एफिशिएंसी। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है एग्रीकल्चर सेंसस के बारे में करेक्ट नहीं है? राइट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। पहला कि एग्रीकल्चर सेंसस हर एक 5 साल में कंडक्ट होता है। दूसरा कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेंसस डेटा कलेक्ट करता है कितने ऑपरेटिंग होल्डिंग है, कितनी साइज क्या है, कितने तरह के क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, क्या लाइव स्टॉक और किस तरह का लाइव स्टॉक फार्मर ने ऑन किया है। सी कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेंसस से आप एग्रीकल्चर पॉलिसीज और प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। डी कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेंसस को कंडक्ट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। दोस्तों इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये करेक्ट नहीं है, एग्रीकल्चर सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 5 ईयर, दिस इज रॉन्ग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिले क्रॉपिंग के बारे में करेक्ट नहीं है। पहला कह रहा है कि रिले क्रॉपिंग एक तरह का मल्टीपल क्रॉपिंग है। दूसरा कह रहा है कि रिले क्रॉपिंग में जो सेकंड क्रॉप है उसे प्लांट किया जाता है पहले क्रॉप के बाद, जैसे ही पहले क्रॉप अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज पे पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो हार्वेस्ट हो। दोस्तों सी कह रहा है कि रिले क्रॉपिंग जो है क्रॉप यील्ड को बढ़ाता है। डी कह रहा है कि रिले क्रॉपिंग जो है सॉइल क्वालिटी को बढ़ाता है और इरोजन को घटाता है। दोस्तों सही जवाब है कि इसका ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है कि रिले क्रॉपिंग एक तरह का मल्टीपल क्रॉपिंग है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है
जो कि अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करता है सिटीजन को। PMJAY was launched in 2014. PMJAY has over 5,000 जन औषधि केंद्र across India. PMJAY has helped to reduce the cost of medicine by up to 80%. तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में इसका सही जवाब कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। PMJAY को लॉन्च किया गया 2015 में, और बाकी जो 3 स्टेटमेंट हैं कि 5,000 जन औषधि केंद्र हैं, ये कॉस्ट ऑफ मेडिसिन 80% तक घटा देता है, ये सभी सही है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में सही नहीं है? दोस्तों ये सब बहुत क्रूशियल टॉपिक है, जरूर देख के जाइए। पहला ऑप्शन है कि SDI एक स्टैटिस्टिक कंपोजिट इंडेक्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, एजुकेशन का और पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर का। SDI से आप जो है कंट्रीज़ को रैंक कर सकते हैं 4 टियर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में। सी कर रहा है कि SDI को क्रिएट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के द्वारा। और डी कर रहा है कि SDI एक परफेक्ट मेजर है ह्यूमन डेवलपमेंट का। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, गलती से ई लिखा गया है, प्लीज़ कंसिडर इट डी। तो डी कर रहा है कि SDI एक परफेक्ट मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट का, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? किसके बारे में? समधा फॉर फिशरी, समधा फॉर फिशरी, बताइए। समधा इज अ टाइप ऑफ एक्वाकल्चर दैट यूज फ्लोटिंग केजेस टू रेज फिश। Samdha is a sustainable and environmentally friendly way to raise fish. Samdha can be used to raise a variety of fish species including tilapia, catfish and shrimp. Samdha is a relatively new technology and there is still some uncertainty about its long-term sustainability. तो दोस्तों समधा के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है कि एक नया रिलेटिवली नया टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी भी अनसर्टेनिटी है इसके लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के बारे में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी इज़ इनकरेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूंगा और मलबेरी सिल्कवर्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? बताइए दोस्तों, मूंगा और मलबेरी सिल्कवर्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो जरा ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए कर रहा है कि मूंगा सिल्कवर्म प्रोड्यूस गोल्ड येलो सिल्क थ्रेड, राइट, और वाइल मलबेरी सिल्कवर्म प्रोड्यूस अ वाइट सिल्क थ्रेड। मूंगा सिल्कवर्म वाज फाउंड ओनली इन स्टेट ऑफ असम इंडिया, और मलबेरी सिल्कवर्म फाउंड इन ऑल ओवर। ये जरूर देख के जाइएगा कि मूंगा वाला कहाँ दिखा जाता है, मलबेरी वाला कहाँ दिखा जाता है। मूंगा सिल्क इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर लस्टरस दैन मलबेरी सिल्क। मूंगा सिल्क इज मोर एक्सपेंसिव दैन मलबेरी सिल्क। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी कि मूंगा सिल्कवर्म वाज फाउंड ओनली इन द स्टेट ऑफ असम इंडिया, और मलबेरी सिल्कवर्म कैन फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा KCC कमेटी लैंड रिफॉर्म के बारे में स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला कह रहा है कि KCC कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया 2013 ताकि इम्प्लीमेंट कर सके लैंड रिफॉर्म का इंडिया भारत में। बी कर रहा है कि KCC कमेटी ने देखा कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है लैंड रिफॉर्म भारत में। KCC कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए कैसे हम लैंड रिफॉर्म को इम्प्रूव करें। KCC कमेटी का रिकमेंडेशन को लार्जली इंप्लीमेंट किया गया सरकार के द्वारा। बताइए कौन सा सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। KCC कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए लेकिन बहुत सारे अप्लाई नहीं हुए गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? PSL शॉर्टफॉल इन RRDF विद नाबार्ड। दोस्तों बैंक दैट फेल टू नाबार्ड, आप जानते ही हैं जो भी बैंक अपने PSL टारगेट को मीट नहीं कर पाती है वो पैसा जमा करेगी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में। जो RIDF होता है वो एक फंड होता है जो कि मैनेज किया जाता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में। जो भी मनी RIDF में डिपॉजिट होता है उसे हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं। RIDF एक पेनल्टी है जो कि बैंक पे इम्पोज किया जाता था जो कि अपने PSL टारगेट को मीट नहीं कर पाते हैं। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी सही नहीं है कि RIDF पेनल्टी नहीं होता है, बेसिकली एक बैंक फाइनेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नहीं आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के एम्बिट में? PACS यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, RRBs यानी रूरल बैंक, SCB यानी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, UCB यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर है PACS। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। इसी तरह से दोस्तों हमारे पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है। यदि आपको इस तरह के PDF चाहिए, यदि आपको MCQs PDF चाहिए रूरल बैंकिंग के लिए, तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको मैं सारा डिटेल प्रोवाइड करूँगा। CIB से रिलेटेड आपको क्विजेज अटेम्प्ट करनी है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाकर CIB मेड सिंपल करके सर्च कीजिए, हमारे चैनल में आपको दिख जाएगा। वहाँ पे डेली में क्विजेस कि आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फैलोइंग लैंड, यानी फैलो लैंड का क्या पर्पस है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टू अलाउ द लैंड टू रिकवर एंड स्टोर ऑर्गेनिक मैटर, टू डिसरप्ट पेस्ट लाइफ साइकिल एंड सॉइल बॉर्न पैथोजेंस, टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, और चौथा कर रहा है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए दोस्तों क्या सही जवाब है? फैलोइंग लैंड का मेन पर्पस क्या है? तो फैलोइंग लैंड का मेन पर्पस ये सभी हैं। दैट मीन्स यदि फैलो लैंड होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम अलाउ करते हैं लैंड को कि वो रिकवर करे और ऑर्गेनिक मैटर को स्टोर करे। दूसरी बात कि पेस्ट लाइफ साइकिल को डिसरप्ट करना और सॉइल बॉर्न पैथोजन को डिसरप्ट करना और सॉइल इरोजन को कम करना, ये सभी पर्पस है फैलो लैंड का। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाउ ऑफन इज़ द एग्रीकल्चर सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेंसस है वो कब कंडक्ट किया जाता है। ऑप्शन है वंस इन अ डिकेड,
वंस इन एवरी 5 ईयर, वंस इन एवरी 2 ईयर, वंस इन एवरी ईयर और दोस्तों सही जवाब क्या है बताना है। बताइए क्या सही जवाब है। एग्रीकल्चर सेंसस कब किया जाता है दोस्तों? सही जवाब है वंस इन अ 5 ईयर, यानी दोस्तों 5 साल में एक बार जो है एग्रीकल्चर सेंसस कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग जीडीपी इन इंडिया, यानी जीडीपी को कंपाइल करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दूसरा है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, तीसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जीडीपी को कंपाइल करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है, बताइए क्या सही जवाब होगा। तो दोस्तों सही जवाब है इस क्वेश्चन का सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, दैट मीन्स CSO। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास MCQs का एक, जैसे मैं आपको PDF शो कर रहा हूँ, इसमें 52 पेजेस हैं और प्रत्येक पेजेस में दोस्तों 1 से 2 MCQs हैं और ये MCQs हर एक कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं जो कि आपके बुक में दे रखा है। तो लास्ट के 2 या 3 दिनों में जो आपके रूरल बैंकिंग का एग्जामिनेशन है, इसमें आप केवल MCQs को ही सॉल्व कीजिए और इस तरह के MCQs को सॉल्व कीजिए, क्योंकि दोस्तों रूरल बैंकिंग में जनरली जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये जो हमारा स्कीम से रिलेटेड है, जैसे आप देख सकते हैं PMAY स्कीम, पक्का हाउस क्या होता है, फिर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मिनिमम साइज ऑफ हाउस क्या होगा, फिर आप देख सकते हैं मैक्सिमम यूनिट रेजिस्टेंस कितना है। हर एक कंसेप्ट को क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम कर आपको प्रस्तुत किया गया है। यदि आपको इस तरह का MCQs PDF चाहिए, ऑलमोस्ट 2000 प्लस MCQs है आपके रूरल बैंकिंग के लिए, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको मैं डिटेल प्रोवाइड करूंगा कि कैसे आप इस MCQs PDF को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। सो फ्रेंड्स इसका मैंने आपको क्या आंसर बताया, इसका आंसर मैंने आपको बताया CSO, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जो डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान है, जिसको DCP कहते हैं, अंडर द लीड बैंक स्कीम, इसको अप्रूव किया जाता है किनके द्वारा। यानी दोस्तों DCP जो कि लीड बैंक स्कीम के अंदर है, इसको कौन अप्रूव करता है। पहला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दूसरा LDM यानी लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, तीसरा DCC यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, चौथा SLBC यानी दोस्तों स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। दोस्तों ये जो डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान है लीड बैंक स्कीम के अंदर, इसको अप्रूव किया जाता है DCC के द्वारा। DCC कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सो प्लीज रिमेंबर DCP अंडर लीड बैंकिंग स्कीम इज अप्रूव्ड बाय डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, दैट इज DCC. Now let's see the next question that we have. The next question that was asked in the previous year, that was related to which of the following committee is responsible for coordinating the implementation of lead banking scheme. बताइए लीड बैंक स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कौन सी कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है, इसे कोऑर्डिनेट करने के लिए पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं SLBC यानी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, लीड बैंक कमेटी, दूसरा कह रहा है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, शॉर्ट में DCC कहा जाता है, चौथा कह रहा है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो फ्रेंड्स लीड बैंक स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कौन सी कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दोस्तों उस कमेटी को कहते हैं हम लोग लीड बैंक कमेटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोई भी अकाउंट जो कि SMA1 है, SMA1 समझते हैं ना, स्पेशल मेंशन अकाउंट को SMA1 कहते हैं, तो एक अकाउंट जिसको SMA1 क्लासीफाई करेंगे वो कैसा अकाउंट होता है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि जो ओवरड्यू है 90 दिन से ज़्यादा समय के लिए, दूसरा ऑप्शन कर रहा है दोस्तों कि जो ओवरड्यू है 31 से लेकर 60 दिन के लिए, तीसरा ऑप्शन है ओवरड्यू बाय लेस देन 30 डेज, और दोस्तों चौथा ऑप्शन है आपके सामने कि ओवरड्यू नहीं है। बताइए क्या सही जवाब है। SMA1 आपने पढ़ा होगा, SMA1 अकाउंट में क्लासीफाई होने के लिए जो ओवरड्यू पीरियड है वो आपका 31 से लेकर 60 डेज़ के बीच में होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, यानी जिसको शॉर्ट में RGSA कहते हैं, ये एक स्कीम है जिसका मेन एम क्या है। बताइए RGSA का मेन एम क्या है। ऑप्शन को जरा देखिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना, ग्राम सभा मीटिंग को रेगुलर ग्राम सभा मीटिंग को प्रमोट करना, विलेज लेवल पे वोटिंग को बढ़ाना, और चौथा ऑप्शन कर रहा है दोस्तों कि सरपंच का डायरेक्ट इलेक्शन को प्रमोट करना। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है इसका मेन एम क्या है, आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों सही जवाब है कि जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसे मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिसको शॉर्ट में UIP कहते हैं, ये फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करता है किस डिजीज़ के अगेंस्ट। अब ऑप्शन को देखिए, पोलियो, डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस, मिजल्स, फिर दोस्तों पूछा जा रहा है मम्स, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, और एक लास्ट है आपका जापानीज इंसेफेलाइटिस। दोस्तों सही जवाब है इनमें से सभी के लिए UIP यूज़ किया जाता है, यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को यूज़ किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम है ये भारत में स्टार्ट हुआ था
किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, यानी कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम को स्टार्ट किया था भारत में। पहला ऑप्शन है नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आरबीआई, एमओआरडी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, एनआरएलएम। तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज नाबार्ड। दोस्तों हमारे पास प्रीवियस ईयर के लगभग 300 एमसीक्यूज अवेलेबल हैं जो कि आपको एक्सपोजर प्रोवाइड करेंगे हर एक तरह के क्वेश्चन से जो कि पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। पिछले 3 से 4 जो एग्जामिनेशन हुए हैं रूरल बैंकिंग के, उसका हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपको मैं वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूँ। यदि आपको सभी तरह के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, क्योंकि आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल ऑफ द पेड PDF। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। So the next question that we have is the government of India has started टारगेट ऑफ डबलिंग फार्मल इनकम बाय 2022। सरकार का एक टारगेट है कि हम फार्मल का इनकम को डबल करें 2022 तक। तो इनमें से कौन सा कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया ताकि एक ब्लूप्रिंट बना सके इस टारगेट को अचीव करने के लिए। पहला है अशोक दलवाई कमेटी, दूसरा है स्वामीनाथन कमेटी, तीसरा है नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, फोर्थ है दोस्तों नेशनल कमीशन ऑन फार्मर। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट था फार्मर इनकम को डबल करने का 2022 तक, तो इनमें से दोस्तों कौन सी कमेटी का गठन किया गया, तो अशोक दलवाई कमेटी का गठन किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये सब देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कोर उद्यमी योजना के अंदर जो मैक्सिमम सब्सिडी दिया जाता है कोर यूनिट को सेटअप करने के लिए, आप कोर यूनिट क्या होता है इसके लिए आप हमारे वीडियो लेक्चर की हेल्प ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कोर उद्यमी योजना के अंदर जो मैक्सिमम सब्सिडी दिया जाता है कोर यूनिट को सेटअप करने का वो कितना है। ए का रहा है प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25%, बी का रहा है प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35%, सी का रहा है प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50%, डी का रहा है प्रोजेक्ट कॉस्ट का 75%। दोस्तों सही जवाब है इसका 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी जो कोर उद्यमी योजना है इसमें जो मैक्सिमम सब्सिडी जिसे जो कि दिया जा सकता है कोर यूनिट के सेटअप के लिए वो है हमारा 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना यानी DDU-GJY इसको रिनेम किया गया कौन सा स्कीम। तो दोस्तों ये एक स्कीम था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका रिनेमिंग किया गया। अभी इसका नया नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। पहला है सौभाग्य स्कीम, दूसरा है उदय स्कीम, तीसरा है ग्राम ज्योति ग्राम स्वरोजगार योजना, तीसरा है चौथा है दोस्तों प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। दोस्तों सही जवाब है कि जो हमारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है इसका नाम रखा गया है सौभाग्य योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक सेंट्रल स्कीम है जिसका मेन एम क्या है बताइए। ये जो किसान संपदा योजना है इसका मेन एम क्या है, जरा ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है एग्रीकल्चर को सप्लीमेंट करना, दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन कैपेसिटी को क्रिएट करना, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि आपका जो एग्जिस्टिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उसे मॉडर्नाइज करना और एक्सपेंड करना, और चौथा ऑप्शन कह रहा है ऑल द अबव। बताइए क्या सही जवाब है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मेन एम क्या है। दोस्तों सप्लीमेंट एग्रीकल्चर को सप्लीमेंट करना बिल्कुल है, प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन कैपेसिटी को क्रिएट करना ये भी है, फिर दोस्तों हमारे जो एग्जिस्टिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उसे मॉडर्नाइज करना एक्सपेंड करना ये भी है। सही जवाब है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है इनमें से कौन सा स्टेट है जिसका हाईएस्ट एरिया है ट्यूबवेल इरिगेशन में भारत में। तो ट्यूबवेल इरिगेशन में सबसे हाईएस्ट एरिया कौन से स्टेट का है, जरा ऑप्शन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। दोस्तों सही जवाब है इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का दोस्तों सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल इरिगेशन है सिस्टम है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कमिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान को प्रिपेयर कर सके भारत में, यानी डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान को प्रिपेयर करने के लिए कौन से कमेटी का गठन किया गया। ऑप्शन को जरा देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी ऑप्शन नंबर ए, दूसरा ऑप्शन कर रहा है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी DLRC, तीसरा ऑप्शन है BLBC यानी ब्लॉक लेवल बैंकर कमेटी, चौथा ऑप्शन है दोस्तों लीड बैंक कमेटी। दोस्तों सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान इन इंडिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लॉक लेवल पे तो होगा नहीं, तो BLBC तो होगा नहीं, लीड बैंक कमेटी भी नहीं होगा, या तो ए होगा या बी होगा। तो दोस्तों बी में लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी, इसका मतलब है ये रिव्यू का काम करेगा, लेकिन जो यहाँ पे प्रिपेयर करने का काम है, डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान को प्रिपेयर करने का काम है, दिस कम्स अंडर डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। So friends, these are very important questions. We have 300+ MCQs related to previous year questions. If you want to avail such PDF, okay, you can WhatsApp me on the number shown on the screen. Now let's see the next question. रंगा राजन कमेटी को सेटअप किया गया, क्यों सेटअप किया गया। पहला ऑप्शन कर रहा है कि जो हमारा पॉवर्टी को एस्टिमेट करने का जो मेथड था उसको रिव्यू करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है कि मेजर रिकमेंड करने के लिए कि कैसे पॉवर्टी को रिड्यूस करें भारत में, तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि इनमें से दोनों।
बताइए दोस्तों, क्यों रंगाराजन कमेटी का गठन किया गया? तो सही जवाब है, रंगाराजन कमेटी ने मेथडोलॉजी को रिव्यू किया कि कैसे पॉवर्टी को एस्टिमेट किया जाता है। इसने मेजर रिकमेंड किया कि कैसे पॉवर्टी को हम रिड्यूस करें। तो बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रेगुलेटरी अथॉरिटी है आरआरबीज के लिए और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए? यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन कौन से हैं इनमें? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर दोस्तों नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो आरआरबीज और यूसीबी के लिए जो हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसे कहते हैं आरबीआई। सो इट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, शॉर्ट में एनएसएसओ कहते हैं, ये पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट करता है कितने सालों में? बताइए। पॉपुलेशन सेंसस एक था एग्रीकल्चर सेंसस जो हमने पहले ही देखा। अब पॉपुलेशन सेंसस जो एनएसएसओ के द्वारा कंडक्ट किया जाता है वो कितने सालों में किया, कितने सालों बाद किया जाता है? 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो ऑर्डर 7.5 ईयर्स। तो दोस्तों बताइए एनएसएसओ कितने सालों में पॉपुलेशन सेंसस को कंडक्ट करता है? तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 10 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है जो कि क्रेडिट रिव्यू को रिकमेंड करे? सो एलडीएम किसकी जिम्मेवारी है कि क्रेडिट रिव्यू को कंडक्ट करे? तो क्रेडिट रिव्यू को कंडक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है? एलडीएम, डीआरसीसी, टेक्निकल कमेटी, एसएलबीसी। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर भी डीआरसीसी। डीआरसीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट रूरल क्रेडिट कमेटी और इसकी जिम्मेवारी है कि वो क्रेडिट रिव्यू कंडक्ट करेगा रूरल एरिया में। दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है, एलडीएम होता है लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। टेक्निकल कमेटी का मतलब होता है दोस्तों एक्सपर्ट जो कि टेक्निकल डिवाइस प्रोवाइड करते हैं। एसएलबीसी दोस्तों मतलब होता है स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर भी डीआरसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो तेंदुलकर कमेटी है इनमें से कौन सा मेथड को अडॉप्ट किया ताकि हम एस्टिमेट कर सके भारत में प्रॉपर्टी को, और इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है, कौन सा गलत है? तो तेंदुलकर कमेटी ने दोस्तों क्या किया, उसने कुछ मेथड्स को अडॉप्ट किया ताकि प्रॉपर्टी को एस्टिमेट कर सके भारत में। इनमें से कौन सा वो मेथड नहीं है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन को जरा देखते हैं। पहला है कंजम्पशन बेस्ड मेथड, दूसरा है मिक्स रेफरेंस मेथड, तीसरा है 3000 कैलोरी इनटेक पर पर्सन पर डे, चौथा है डिफरेंट प्रॉपर्टी लाइन फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। दैट मीन्स द तेंदुलकर कमेटी डिड नॉट यूज 3000 कैलोरी इनटेक पर पर्सन पर डे एज द बेसिस फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी। तो उसने क्या किया था, इसने कंजम्पशन बेस्ड मेथड को यूज़ किया था जिसमें दोस्तों कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ गुड और सर्विसेज को यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 3 लेक्चर। आप देख सकते हैं और भी हमारे पास बहुत सारे MCQs अवेलेबल हैं, सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यदि आपको इस तरह की क्वेश्चन बैंक की रिक्वायरमेंट है, हमारा पेड प्लान को ऑप्ट कीजिए। इसका कॉस्ट है ₹250। तो मैं आपको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQs PDF, थ्योरी PDF सारा प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद।